ईगल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं फजल अमीन बेग अर्ज़ कर रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ आज एक नहायत अहम शख्सियत हमारे इस इलाक़े के मुनासिबत से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ हम कुछ बातें कर लेंगे और बिलख़ुसूस उनके बायोग्राफ़ी के हवाले से, यानी उनकी ज़िंदगी के जो तजुर्बात है जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में मतलब तजुर्बे किए हैं, उन चीज़ों को भी हम मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे। और बिलख़ुसूस साथ साथ में जो उनके ट्रैवल रहे हैं कॉमर्स के, ट्रेड एंड कॉमर्स के तनाजुर में भी, बिलख़ुसूस यहीं जो चाइनीज़ रूट पे और चाइना में जो उनकी ज़िंदगी 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो रहा है तकरीबन, तो यहीं पे वो अपनी तिजारत भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक सादतमंदी है कि आज हमारे साथ मोहतरम मोहम्मद रमज़ान साहब तशरीफ़ फरमा है, जिनका ताल्लुक़ यहाँ हुंज़ा के गुलकिन गांव से है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन से। तो हमें उम्मीद है कि जो डिस्कशन होगी ये आप ज़रूर इंजॉय कर लेंगे और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे कि जो हमारे जो भी देखने वाले हैं, नाज़रीन हैं, उनको सिर्फ मज़ा ही नहीं आएगा बल्कि काफ़ी कुछ लर्निंग होगी आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। मोहतरम मोहम्मद रमज़ान साहब जो है ना, इस वक्त आप देख रहे होंगे जवान लग रहे होंगे आपके सामने, और वो जो है 65 साल पे मुहित है उनके उम्र अभी तक। तो इंशाल्लाह आगे फिर मज़ीद कई डिकेड्स आगे ज़िंदगी बसर कर लेंगे। और जब ये 23 साल की उम्र के थे तो अपने एजुकेशन के खातिर वो कराची चले जाते हैं और वहीं से मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करने के साथ साथ फिर अपने पढ़ाई भी करते हैं और अपना ग्रेजुएशन कराची से करने के बाद वापस आ जाते हैं यहीं पे, और यहाँ यानी कि हुंज़ा में आ जाते हैं, हुंज़ा वादी हुंज़ा में। उसके बाद फिर इन्हीं अयाम में, या मतलब उन्हीं दौरानिए में वो समाजी कामों के साथ भी काफ़ी मुंसलिक रहते हैं। अपने गांव से हट के इलाक़ाई सतह पे भी, जैसे कि वफ़ी ताजिक कल्चरल एसोसिएशन एक नामी ग्रामी इदारा है जो कि 1991 में बनाया गया था, इसको मौरिज़ वजूद में लाया गया था, और इस इदारे का एक बानी मेंबर भी है। उसके अलावा फिर बहुत सारे समाजी मामलात में वो अपने खिदमात सर अंजाम देते आ रहे हैं। तो आज हमारा जो मतलब एक फ़ोकस रहेगा वो ज़्यादातर उनके सरगुज़श्त या उनकी जो ज़िंदगी है उस हवाले से थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। जो चीदा मतलब एस्पेक्ट्स है उनको हम एड्रेस करेंगे, गरची ये नाइंसाफ़ी होगी मैं कहूँ कि नहीं, उनके पूरे जो सरगुज़श्त है उसको हम यहाँ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जो चीज़ें चीज़ें हैं, और बिलख़ुसूस हम फिर कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे कि तब्दीली को वो किस तरह से अपने ज़िंदगी में देख रहे होते हैं अगर हम उनकी ज़िंदगी को 30 साल पे भी डिवाइड करें तो बहुत बहुत नवाज़िश एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईगल्स वर्ल्ड में मोहम्मद रमज़ान साहब। आगे चलते हैं, आपकी तारीख़ पैदाइश अगर हमें पता चले, या मतलब जो साल पैदाइश है। साल पैदाइश मुझे तकरीबन उस वक़्त तो लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन 56 जो है मेरी तारीख़ पैदाइश है। 1956 से जी। और इब्तिदाई तालीम कहाँ से आपने? इब्तिदाई तालीम मैंने हुल्किन से प्राइमरी, उस वक़्त ECD तो नहीं था, या तो उस वक़्त प्राइमरी स्कूल कहते थे, तो हम हुल्किन से हमने स्टार्ट ली और एजुकेशन, फिर उसके बाद थोड़े से मतलब तीसरी और मेरे ख्याल में दूसरी और तीसरी में हम गुलमित आए, और यहीं से हमने इधर से हमने फिर 8 पास करके फिर गिलगित चले गए। अच्छा, यहीं गुलमित से? जी। और उसके बाद फिर हम गिलगित में हमने कोई 2 साल रहे हॉस्टल में, और वहाँ भी एक ही हाई स्कूल होता था गिलगित में, जो हाई स्कूल अभी जो हाई स्कूल नंबर 1 कहते हैं, तो वहीं से फिर हम
कराची का मूड बना और हम कराची चले गए। अच्छा अच्छा, तो वहाँ वहाँ पे कितने साल रहे? कराची में तकरीबन 79 से 1979 से लेकर 1988 तक हम कराची में ही रहे। यानी तकरीबन 11 साल, 1979 से 88 तक। तकरीबन नहीं, कोई 9 साल कहेंगे या अच्छा 9 साल। हाँ हाँ अच्छा, फिर वो 86 तक, हाँ 88 88 तक। तक, 88 तक, ठीक है। फिर उसके बाद भी हम जाते रहे, लेकिन वो बिजनेस सिलसिले में जाते रहे। अच्छा, सही। तो कराची में कहाँ आपने कहाँ से स्टडी किया? कराची में पहले वो हम तकरीबन वो वहाँ पे जाके हमने कंबाइन मतलब वहाँ पे वो दिया, एग्ज़ाम दिया। मैट्रिक का? हाँ, तो उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ कॉलेजों में हमने अपना एडमिशन लिया, और इस्लामिया कॉलेज कराची, फिर उसके बाद उर्दू कॉलेज, तो वहीं से उर्दू आपने कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करके वापस आए। वापस आ गए। अच्छा, ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। एक उससे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने फैमिली के हवाले से अगर बताना चाहें, कि हुल्किन के हवाले से, हुल्किन के तनाजुर में, कि आप किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? हम तो असल में हमारे आबा व अजदाद, या जो कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग जो अफ़गानिस्तान से आए हैं, तो उनके 3 बेटे हैं। तो तीनों बेटे जो है ना, उनके मतलब मुख्तलिफ, हम करगज़ खतौर कहते हैं, और एक को बख्त खतौर कहते हैं, और एक को खुरखुज कहते हैं। ये हम तीनों मतलब उसी एक ही मतलब फैमिली से हैं। और तो हम तकरीबन करगज़ खतौर कहते हैं, या फिर उसके बाद जो है ना, हम फिर हमारी आबादी बढ़ती गई, और हम फिर सही। इस वक्त आपके अपने कितने बच्चे हैं, बच्चियाँ? बच्चे 5 हैं मेरे, 2 बेटी और 3 बेटे। अच्छा, और भाई बहनें? भाई बहनें हम 3 भाई हैं, और बहनें तकरीबन 3 थी। उसमें से फिर दो की पोतगी हो गई, और एक है। जी। तो बहनें? बहनें एक एक है, ही है, मतलब यहीं गुलमित में शादी ये हो गई? एक गुलमित में शादी हो गई। सही। नाम अगर बताना चाहें? ज़ेबा। और भाइयों का? भाई का बड़े भाई अरब ख़ान, जो पिछले 2 साल पहले वो फौत हो गया था, और छोटे भाई का अहमद जान है। सही। और मिसेस का, अपने मिसेस का नाम बताना? नूरजहान, और ये गुलशेर की बेटी है, गुलशेर ख़ान। गुलकिन से ही? गुलकिन से ही। सही है। तो थैंक यू। ये शॉर्ट में आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बता दिया। मैं नाज़रीन को इतना बता दूं कि गुलकिन जो है, वहाँ वो भी एक गर्ची रिलेटिवली गुलमित के निस्बत रिलेटिवली छोटा गांव है, लेकिन 200 से ज़्यादा तकरीबन वहाँ पे हाउस होल्ड्स है। और वहीं पे मुख्तलिफ, जिस तरह से मोहम्मद रमज़ान साहब अभी फरमा रहे थे, कि जो इनके एपिकल एंसेस्टर है वो तरवाज़ और अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान, जो आज दोनों जगहों पे बटा हुआ है, तो काफ़ी पुरानी बात है। तो इनका जो एपिकल एंसेस्टर है उनका नाम ख्वाजा अहमदी, और यहीं पे बुसिंग के नाम से मशहूर है, वो वहाँ आए हैं, और सेटलमेंट ओरल नैरेटिव जो मतलब हमें बताती है, तो वो उसके मुताबिक उन्हीं से शुरू हुआ है। इस वक्त वहाँ पे एक और दो और ग्रुप भी है, मतलब क्लान ग्रुप्स हैं, जिनको एक को नक्शरे भी कहते हैं, या पलवन जंची उनका एपिकल एंसेस्टर, और दूसरा जो है वो है मतुरकुत्स, जो कि जो बख्तौर की जो बात कर रहे थे, या खतौर यानी क्लान, तो उनके साथ अलाइड है। बल्कि एक और 2 और भी है, जिसमें जो ना एक मीर फैमिली के लोग भी हैं, जो अब्दुल्ला ख़ान कुछ भी कहते हैं उनको, और एक और जो है वो एक और फैमिली है जो यासीन से आए हैं, और शुतमन गुरु कहते हैं उनको, क्या किस गुरु से? हाँ, ये तो शुक्रमान, और हाँ, तो उन जी हाँ, तो उस नाम से मशहूर है। तो एग्जैक्ट मैं भूल गया, वो ख़ुद जो है ना एक और नाम से भी बताते हैं एक दूसरे को, जो उनकी पहचान है इंटरनली। तो ये एक शॉर्ट प्रोफाइल गुलकिन के हवाले से। और कारोबार में बहुत आगे हैं गुलकिन आज के दौर में, अगर देखें तो खैबर और
मुल्किन अपर हुंजा में काफ़ी फोर फ्रंट पे है, तिजारत के हवाले से बिल्कुल चाइनीज़ मुल्क में। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प में मतलब एक वाक़या मैं सुनना चाहूँगा अपने मोहतरम भाई मोहम्मद रमज़ान साहब से कि 89 की बात है। वो बड़ा मतलब इम्प्रेसिव, मेरे लिए ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि आप जब सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का दौरा था अफ़गानिस्तान में, डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब की जो ना हुकूमत थी, और आप उस वक़्त अपने दोस्तों के हमरा जो अफ़गानिस्तान गए हैं, वो वाक़या थोड़ा सा हमें बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो असल में ये है फजल साहब की मैं तो चाह रहा था कि भाई वो किसी भी जगह पे तालीम मुफ्त हो तो वहाँ पे दौड़ जो है मतलब ज़्यादा मतलब वो होता है। तो हमने कहा कि चलो कराची में मेहनत मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई भी मतलब कुछ मुश्किल सा लगता है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि काफ़ी उस वक़्त आपको पता है कि KPK के बहुत सारे 3,000 से अबाउ जो है स्टूडेंट्स जो है वो मॉस्को में पढ़ रहे थे 89 में। हाँ उससे पहले। अच्छा। हाँ तो मैंने भी चाहा कि भाई उन्हीं के उस पे जो है ना मैं उनके की तरह भी मैं भी कहीं अगर मौका मिले तो वो मैं भी वहाँ निकल जाऊँ और वहाँ पे पढ़ाई जो है ना अपना कुछ आगे बढ़ा दूँ। तो बस वो लक की बात है, किस्मत की बात है कि उस वक़्त फिर USSR जो है वो ख़त्म होने को तो तकरीबन करीब ही था। तो उन्होंने फिर वो अपना चैप्टर क्लोज़ किया हुआ था। तो हम फिर जाके फिर अफ़गानिस्तान से वापस आ गए। अच्छा, वो कैसे गए? वो थोड़ा सा अगर वो सिचुएशन हमें बता दें कि किस तरह से आप लोग गए, कितने अरसे वहीं पर रहे, कैसा क्या फ़र्क देखा उस वक़्त 89 का पाकिस्तान और 89 का अफ़गानिस्तान, इधर से मुजाहिदीन का ज़ोर जंग हो रही थी और आप लोग गए। ये काफ़ी दिलचस्प है ज़रा हाँ इसको। वो काफ़ी मुश्किल भी होता है लेकिन वो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अपने जान को हथेली में रख के फिर जाना काफ़ी मतलब उस वक़्त वो था। क्योंकि जब हम बॉर्डर से जा रहे थे तो तुरखुम बॉर्डर से हम नहीं गए तो किसी और पारा चिनार की तरफ से, वो पारा चिनार की तरफ से एक मतलब बहुत सारे बॉर्डर मतलब अफ़गानिस्तान को लगते हैं। तो पारा चिनार की तरफ से हम गए थे, उस तरफ नूरगल आते हैं। तो नूरगल में जब हम गए तो वहाँ से फिर चारबाग में वो फिर दिन को गाड़ी नहीं चलती थी तो हमने फिर रात को वहीं से चले और चारबाग पहुँचे। अच्छा। तो चारबाग से फिर हमने काबुल के लिए फिर दूसरी गाड़ी में बैठे और फिर वहाँ पे आगे फिर काबुल पहुँच गए। और रात को ट्रैवल होता था कि वो कैसा था? दिन को नहीं वो होता पे था? वो क्या दिन शायद को जंग होती थी क्या? मतलब ये जितने मतलब ये एरिया जो हम जो रात को चले तो ये तकरीबन मुजाहिदीन के उसमें था, कब्ज़े में। तो शायद वो मतलब दिन को वहाँ पे गोलीबारी होती थी, इसलिए उन्होंने मतलब रात को मतलब पब्लिक के लिए रात को चलाने का वो किया। अच्छा अच्छा। तो आप जाके तुरखुम से आगे आप निकल गए यानी जलालाबाद की तरफ, और फिर उधर से काबुल भी पहुंचे। कैसा लगा वो लोग और इस तरफ के लोग, क्या फ़र्क पाया आपने उनके दरमियान? तो लोग भी मतलब वो असल में वो सिस्टम की बात है। तो उस वक़्त आपको पता है कि वहाँ पे कर्म अपना डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर नजीब नजीबुल ना? नजीबुल्लाह ने वहाँ पे मतलब उसकी रशिया की उससे जो है ना मदद से वहाँ पे कुछ मतलब वो लाए थे, फौज लाए थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसके बाद जो मतलब अमेरिका ने जो मतलब ये तालिबानिज़म का कोई वो किया था तो वो वहाँ से पसपा हो गए चले गए थे। तो फिर वो फ़र्क तो हमने ये देखा कि भाई उस वक़्त तो करेंसी भी मतलब वहाँ कोई वो नहीं था। 50 उस वक़्त जब हम गए थे तो 50 रुपए की एक नान या एक रोटी मिलती थी। हाँ हाँ अल्लाह, उस वक़्त उस वक़्त के हालांकि कि पाकिस्तान में इतना सस्ता। पाकिस्तान में कोई मतलब 50 पैसे या 1 रुपए का मतलब वो था, 50 पैसे का था। अल्लाह, उधर हाँ तो 50 रुपए में। 50 रुपए ओए में, ओए ओए। तो अफ़गानी 50 रुपए में। तो बहरहाल मतलब जितने मतलब वो मुजाहिदीन के हिस्से में थे जो टैंक और ये गाड़ियाँ जो भी मतलब तबाहकारे होते हैं, फिर हमने इस तरफ कोई नहीं देखा जहाँ पे मतलब अफ़गान अफ़गान फ़ौज के मतलब उसमें आते हैं।
تو وہاں پھر جیسے مطلب وہ ختم ہو گئے تھے یا ٹینک یا گاڑیاں مطلب تباہ ہو گئی تھی، وہ ایز اٹ از مطلب اس روڈ کے سائڈ پہ تھا. تو یہاں سے جو مطلب اس طرف جو ہے نا اسکریپ کے صورت میں سارے مطلب پاکستان پہنچائے گئے تھے، مطلب یہاں پہ بیچ دیے تھے انہوں نے. تو اس وقت بھی مطلب طالبان اور وہ ایک ساتھ مطلب وہ نجیب اللہ کی حکومت تھی وہاں پہ. تو مطلب ٹھیک تھا وہاں پہ اس وقت. تو کیسے مطلب وہاں پہ آپ کتنے عرصے رہے؟ وہاں پہ تقریباً کوئی 1.5 مہینے رہے. اور ہوٹل میں رہتے تھے یا کوئی؟ نہیں ہوٹل میں رہتے تھے. اچھا. ہاں ہاں. تو کافی زیادہ چارج کر رہے ہوں گے اس وقت؟ نہیں اس میں مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ پاکستانی کرنسی اور ان کی کرنسی میں زیادہ فرق تھا. جیسے آج اور افغان کرنسی میں فرق ہے. آج ان کی زیادہ اسٹرانگ ہے اور ہمارے کچھ کمزور ہے. تو اس وقت پاکستانی روپے مطلب کچھ ٹھیک مطلب بہت جان تھی اس میں. ٹھیک. اور وہاں پہ کیسے کیسے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن رہا؟ بس وہاں پہ ملے کمیونٹی کے بیس پہ جو ہے نا، ہم مذہبی طور پر ہم پیر نادری سے ملے. پھر ان کے محل میں ہم گئے منصور نادری صاحب سے. تو پھر اس طریقے سے پھر وہ کچھ سیاسی لوگ بھی تھے، ان سے بھی ہم ملے. کیونکہ آگے پھر ہم نے جہاں اپنا سفر باندھا تھا جانے کے لیے، تو لازمی بات ہے یہ اپنا بھاگ دوڑ ہم نے پورا کیا، لیکن پھر واپس آ گئے. اچھا، ولی خان صاحب سے بھی آپ کا بہت کانٹیکٹ تھا، رابطے میں تھے نا؟ ہاں وہ ذرا بتا دیں وہ کیسے بنے دلچسپ. ولی خان صاحب سے اصل میں پی ایس ایف جو پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، تو وہ اصل میں وہ ولی خان صاحب جو ان کے ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، تو وہ ڈیل کر رہے تھے. تو اسی طریقے سے پھر ہم گئے پشاور میں اور ولی باغ میں گئے. اور ولی باغ میں ولی خان اس وقت باچا خان بھی تھا، لیکن وہ اس وقت تو باچا خان صاحب تو ان کے پاس نہیں تھے. وہ ان کے بڑے بھائی کے پاس تھے، تو ان کے گھر میں تھے. تو ہم ولی خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھا. اور نسیم تھے نا ان کے، نسیم ولی خان سے بھی ہم ملے. اچھا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں وہ کوئی اور بندے جو ہے نا ANP کے کوئی اور بندے ہیں تو وہ یہ ڈیل کر رہا ہے. تو ہم ان سے بھی ملے. لیکن شاید پھر وہ لاسٹ ٹائم تھا تو شاید وہ نہیں بھیج رہے تھے لڑکوں کو. تو اس لیے وہ شاید مطلب انہوں نے ان کے اس میں نہیں تھا. پھر آپ جب ادھر گئے تو وہاں سے جب واپسی آپ کی ہو گئی، تو آپ کے جو مقاصد، آپ کے جو دماغ میں جو مطلب ایک خاکہ تھا، تو اور پڑھائی کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو کتنا کچھ جو نا اس سے مطلب یعنی آپ کو لگا کہ واقعی میں حقیقت ہے، ایک خواب ہوتے انسان کا. اور اگر مفت میں ایجوکیشن کی بات بھی آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا، اور اسی طریقے سے ماسکو جانے کے حوالے سے، تو کیا وہ جو موقع تھا وہ آپ کو میسر نہیں ہوا یا کیا ہوا؟ نہیں وہ بات اصل میں ہے نا، یہ تو خیر سیاسی طور پر بھی ہمیں مطلب کچھ مطلب وہ پتہ چلا کہ بھئی ابھی جو ہے نا ان لوگوں نے جانا، لڑکوں کو جانا جو ہے نا انہوں نے بند کیا ہوا، یا وہ ماسکو والے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اس سچویشن پہ پھر ہمیں پتہ تھا کہ بھئی ابھی وہ یہ نہیں بھیج رہے ہیں. تو ہمیں پھر اتنے مطلب وہ زیادہ نہیں ہوا. کیونکہ 1989 ایک بڑا لینڈ مارک ہے سوویت ریپبلکس کے حوالے سے، کہ جہاں ہم دیکھ لیتے ہیں خصوصاً سوشلزم کے حوالے سے بھی، جہاں برلن وال کو گرا کے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو ملایا گیا تھا. تو وہ ایک طریقے سے ایک جرک بھی تھا نا ان کے اوپر. بالکل. تو اس کے بعد پھر گریجولی آ کے پھر وہ سارا USSR ٹوٹ گیا. ہاں صحیح. تو شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، آگے اگر ہم بڑھے تو یہ اس سے ہٹ کے جب آپ ادھر یہاں پہ ایک طرف وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن جو ہے یہ 1991 کے آٹم میں جب یہ معرض وجود میں آیا، تو دوسری طرف جو ہے میرا خیال ہے کہ الیکشن کا دورہ بھی تھا، اور آپ نے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر کے لیے بھی آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا. تو وہ ذرا اس حوالے سے اگر بتانا چاہیں. بس وہ بھی ایک یوں سمجھ لیجیے نا سر کہ بس جیسے ہمارے ساتھی ہے
जो वो जीत के सामने आ गए अपना हाजत मोहम्मद। हाजत मोहम्मद साहब, उसके साथ फिर हम 7 ही बंदे, टोटल 7 बंदे थे। तो बस एक शौक़ था आने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, वो दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल सुहाने। तब जब बंदा अंदर दाखिल होता है तब उनको पता चलता है कि भाई वो अंदर क्या 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 मुश्किलात है और क्या कुछ वो नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर यूनियन कौंसिल के लिए भी मतलब अपना कागजात जमा किया था। अच्छा तो फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के लिए मैं इलेक्शन में मतलब आया था। तो फिर हम में से हमारे साथी जो हजरत मोहम्मद है वो जीत के सामने आ गए और हम हार गए, 6 बंदे हार गए। तो यूनियन कौंसिल में जो मैं ऑटोमेटिकली गांव का, मैं तकरीबन कोई 5 साल रहा। अच्छा, रहे आप? हाँ, 5 साल रहे। अच्छा, ये देखिए, तो मुझे पता नहीं। हाँ, उसी से फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई अंदर बंदा आते हैं तो क्या क्या मुश्किलात सामने आते हैं। क्या मुश्किलात आपने पाया? तो मैंने काफ़ी मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आए। मैंने कहा कि मेरे जैसे बंदे जो है मुझे नहीं आना चाहिए। अच्छा। मुझे नहीं आना चाहिए। कोई जिसका मतलब इस फील्ड से इससे ज़्यादा वो लगाव है या मतलब वो है, वो कर सकते हैं, मुझसे नहीं, ये काम नहीं हो सकता। क्यों, क्या वो कौन से मतलब एस्पेक्ट से जो मुश्किलात सामने आए थे, कुछ अगर जिक्र करना चाहे, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो देख भी सके कि उस वक्त की जो मुश्किलात और आज की मुश्किलात के दरमियान क्या फ़र्क पा रहे हैं, वो आज खुद कर सकेंगे। उसी वक्त भी वही मुश्किलात था, आज भी वही मुश्किलात है। माइट इज़ राइट कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी बैंस। अब होना तो ये चाहिए कि भाई जो फंड हुकूमत जिस चीज़ के लिए आप मतलब वो मुख्तस करते हैं, या किसी पाइपलाइन के लिए, किसी लिंक रोड के लिए, किसी और मतलब उसके लिए, तो वो एज इट इज़ मतलब वहाँ पहुँचना चाहिए। अब उसके पीछे भी मतलब इतना भागदौड़, इतने मतलब वो है कि इसीलिए मैंने कहा कि भाई मुझसे जो है ना ये काम बहुत मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सही सही। तो चले, थैंक यू कर जी। मतलब ये तफसील में बहुत सारे मामलात में जाना भी चाहिए, लेकिन टाइम के क़यूद के बाइस मैं थोड़ा सा इस पर शॉर्ट ले रहा हूँ। तो उसके बाद जब आप चाइना की तरफ मूव किया आपने, फिर ये क्यों, किस तरह से आपको ख्याल आया कि नहीं, अभी चाइनीज़ रूट पे ही चलना चाहिए और कारोबार या तिजारत करना चाहिए? ये आपको पता है कि भाई एक तो खैर उस वक्त नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, और फिर मेरे जैसे लोग जो है ना, मेरे जैसे बंदा जो है ना वो नौकरी कर भी नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने महसूस किया कि तिजारत जो है ये वाहिद मतलब वो है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है ना मिल के तिजारत करूं। और फिर हमने माशाल्लाह जितनी मतलब इतनी मेरी हैसियत नहीं है, जितने हमने चाइना में घूमे, चाइना से हमने माल ले जाकर वहाँ भी फ़रोख्त किया, वहाँ से लाकर यहाँ भी फ़रोख्त किया। और हमें तिजारत में आपको पता है नुकसान और नफ़ा जो है ना वो बराबर ही है। लेकिन हमने कमाया ज़्यादा है, गंवाया भी मतलब है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। बहरहाल हमने काफ़ी फ़ायदा, चाइना रूट से हमने काफ़ी फ़ायदा लिया। अच्छा, क्या मुश्किलात आपने पाया बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए, लाते हुए, या कस्टम्स, इमिग्रेशन, और वो जो चीज़ें जो ममनुआ होते हैं यहीं से इस पर ट्रैफिक कर रहे होते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, या मतलब वो चीज़ जो कि मतलब ज़्यादा मुनाफा बख्श है, उस हवाले से अगर हमारे जवानों को आगाही देना चाहें तो? वो ये सर कि यहाँ पे मतलब इतनी मुश्किलात तो नहीं है। उस साइड पे जो बॉर्डर है वो तो इतने मतलब बड़े मुल्क चाइना है, तो उनके अपने कवानीन है, उनके अपने मतलब वो है, लॉस है, तो वो अपने उसी पे चलते हैं। लाजमी बात है, इतने बड़े चाइना जो मतलब वो किसी मुल्क से वो इंपोर्ट बहुत कम करते हैं, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और जिस मुल्क में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो वो मुल्क जल्दी तरक्की कर सकता है और आगे जाता है। तो वहाँ चाइना के अपनी मतलब कवानीन है, यहाँ से इंपोर्ट मतलब यहाँ से जो माल हम लेके जाते हैं, या बैंड आइटम हो या कोई मतलब उस पर मतलब खुल्लम खुल्ला वो नहीं करते, कभी वो छोड़ते हैं कभी नहीं छोड़ते हैं। तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन ज़्यादा जो है वो यहाँ से कोई भी मतलब वो ज़्यादातर इंपोर्ट करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं।
باقی وہاں سے جو سامان لے کے آتے ہیں اس میں بھی مطلب کوئی اتنا مطلب وہ جو بندہ اس پہ چلے صحیح ٹریک پہ چلے اور یعنی مطلب قانون کے مطابق سے. صحیح طریقے سے چلے تو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو میں تو پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی میں امریکہ اتنے بڑے ملک امریکہ ہے جو بھی لوگ جتنے بھی محنت کرتے ہیں وہ اپنے اس محنت کے بساط پہ وہ مطلب ڈالر لیتے ہیں وہ اپنا محنت کا مطلب وہ اجرت لیتے ہیں. لیکن چائنا ایسا ملک ہے وہ مجھ جیسے بندہ جو ہے نا وہ بھی وہاں سے بے تحاشا پیسے کما کے لا سکتا ہے. اچھا اچھا. تو کیا سیکریسی ہے اس کے؟ تو اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہے موقع زیادہ ہے. آپ جو بھی مطلب چھوٹے سے چھوٹے سامان بھی آپ لے کے جائیں گے تو وہ بھی اچھے مطلب اس میں وہ بک جاتا ہے. وہاں سے بھی مطلب وہ کچھ سامان لے کے آئیں گے تو اس میں بھی وہ بھی پروفیٹیبل ہے. وہاں اگر آپ بیٹھ کے وہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مطلب وہاں پہ بڑے پروفٹس ہیں. اچھا اگر چائنا کے ہمارے جو جوان ہے جتنے بھی تو آج ابھی تو مطلب زیادہ تر تو مرد لوگ ہی جاتے ہیں نا, خواتین تو کوئی نہیں جاتے ٹریڈ کے لیے یا اس کاروبار کے پیچھے تجارت کے پیچھے, یا جاتے کوئی خواتین نہیں نا؟ اور بس وہ کوئی اکا دکا مطلب وہ شاید گئی تھی کوئی اپنا ایگزیبیشن لگانے وہ اسی بیس پہ. لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا فیزیبل ہے کہ ہمارے خواتین ہنزا کے گلگت بلتستان کے خواتین وہ اس اگر اتنا مطلب منافع بخش ہے تو یہ بھی مطلب اس روٹ کو مطلب اپنا لے خواتین بھی؟ ہاں بالکل ممکن ہے. کس لائن میں زیادہ مطلب بہتر ہوگا ان کے لیے؟ نہیں ان کے لیے پھر بہت ہی مطلب کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی چائنا کے اپنے مطلب وہ جو جن کے مطلب وہ تجارت ہے یا یہ جہاں پہ ان کے ہوٹلس ہے کارخانے ہے دکان ہے سب چیز وہاں پہ خواتین ہی چلاتی ہیں. سارا چیز ڈپینڈنٹ جو ہے نا وہ مطلب خواتین پہ ہی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف امور خانہ داری تک یا پھر کچھ اپنے بڑے مشکل سے جو چھوٹے موٹے آفس میں یا ادھر اتنے زیادہ اس میں وہ نہیں کرتے ہیں. یا تو بزنس تو الگ بات ہے ابھی تو پھر یہاں پہ شروعات ہی نہیں ہوا تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں خواتین بھی وہاں پہ بزنس یا اپنا نوکری تو خیر وہ نہیں کر سکتے لیکن بزنس کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا سا کلچر کانٹیکسٹ خصوصاً وہ تھوڑا سا فرق بھی ہے. لیکن پاکستان کے جو مطلب اربن ایریاز ہے بالخصوص, کیا وہیں سے پاکستانی جو خواتین ہیں وہ چائنا کی طرف اسی روٹ سے, باقی دوسری سائڈ سے کرتے ہوں گے لیکن اسی روٹ سے کیا کوئی مطلب اس پہ ٹریڈ کرتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ نہیں ٹریڈ ابھی تک ٹریڈ نہیں کرتے. نہیں نا, پاکستانی جو اربن مطلب رورل کی بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز ایک اور دلچسپ سوال شاید یہ میرے لیے ہو اس کا جواب کہ کیونکہ آپ کا انکلینیشن مطلب اور آپ کا ایک جو ورلڈ ویو سوشلزم کی طرف زیادہ نا, تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسے مطلب آپ نے سوشلزم کا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اتنے مطلب زیادہ یہاں پہ ہنزا کے اندر سوشلزم کے حوالے سے ایجوکیشن بھی اس حساب سے نہیں تھا, لیکن آپ کے اندر وہ کس طرح سے مطلب ایمرج ہوا اور پھر آپ نے جب وہ پڑھا دیکھا اور جا کے چائنا کی طرف افغانستان میں بھی آپ نے دیکھا جا کے, لیکن ادھر چائنا جب گئے تو یہاں کا جو سوشلزم ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسڈ آن یور اسٹڈیز اور آپ کا پریکٹیکل جو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں سوشلزم ابھی بھی ہے یا شروع میں جو 30 سال پہلے جب گئے ہیں اس وقت کیا کچھ دیکھ رہے ہیں یا کیپٹلزم ہے, کیا ہے اس وقت؟ میں ذاتی طور پر جو مطلب سوشلزم کی جو مطلب مجھ میں ایک مطلب وہ ہے مجھ میں پایا جاتا ہے تو میں یہ تو سرمایہ داری کیپٹلزم اور سوشلزم دو الگ الگ چیز ہے. تو کیپٹلزم جو ہے جہاں پہ سرمایہ داری نظام کا مطلب وہ ہے یہ پورے پبلک سے جو ہے نا پورے عوام کا خون چوستے ہیں اور چند اس میں جو ہے نا چند لوگ ہی سرمایہ دار ہی رہتے ہیں. میرے خیال میں 2% یا 3% پوری دنیا میں جو ہے نا 2 یا 3% لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں یا اس کے جو ارد گرد وہ ہے صرف 3% ہے, اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن
इसमें सबसे इस्तेसाल और सबके वो जो है ना वो गरीब तबके ही होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपने कहा कि चाइना के मतलब वो कहते हैं जहाँ पे सोशलिज्म की मतलब ये तो नहीं है कि चाइना इतना बड़ा मतलब वो हो गया और सरमायादारी का की तरफ मतलब उनकी रुझानात ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे कमाने लो पूरी दुनिया पे जो है ना वो यूँ समझ लीजिए कि मतलब वो एक सुपर पावर बन के उभर रहा है। तो ये उन्हीं की मतलब ये एक प्रोसेस है, ये उनके मतलब वो है सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ। ये ज़रूरी नहीं, ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पे चाइना में जो है ना चाइना में उन्होंने कारोबार शुरू किया और मतलब वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। उस मुल्क को तरक्की देने के लिए उनको मतलब वो उसको सिस्टम से चलाने के लिए सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ चलाने के लिए ये उनका मतलब एक प्रोसेस है, ये एक मतलब रास्ता है, ये उसी पे गुजार के मतलब आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने जो देखा चीज़ें, क्या गुर्बत है वहाँ पे या नहीं, नहीं? गुर्बत तकरीबन वो अलग बात है। इतने बड़े मतलब चाइना है 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है उनकी, तो अगर उनके गुर्बत का वो लगाया जाए तो रेशो। वहाँ पे गुर्बत है ही नहीं तकरीबन। शायद मतलब वो कोई 1 करोड़ या दो 3 करोड़ में अपनी तरफ से वरना मतलब वहाँ के गवर्नमेंट पे जो है वो कहते हैं मीडिया में या किसी भी उसमें वो कहते हैं कि यहाँ पे गुर्बत नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा कि भाई ये इतने यहाँ पे हमारे करीब ही अगले उस पे जो है ना ताशकुरगन है, यहाँ पे कोई गुर्बत नहीं है। गवर्नमेंट इतने मतलब उनको अ, वो कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, सब कुछ मतलब उनको मतलब उनके लिए मुयसर है, तो वहाँ पे गुर्बत नाम का है ही नहीं। सही। लेकिन वो एक हिसाब से देख लिया जाए, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका अपने इंफॉर्मेशन अपने जगह पे, लेकिन वो जो एक्सटर्नल उस हिसाब से कहते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग उनका उस हिसाब से नहीं, और काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है मेरे ख्याल है, अगर ओवरऑल हम देखें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ना। तो वो भी एक एस्पेक्ट है, ताकि मतलब हम ये देख सकें कि वाकई इंडिपेंडेंट कितना स्टडीज़ हो गए, ये भी वो सवालात भी है बाहर के। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। आप अगर अपने इस ज़िंदगी के 65 साल को देखें, इनमें से इसको डिवाइड करें दो हिस्सों में, 30-30 साल का, 5 साल छोड़ के, क्या फ़र्क देख रहे हैं आज के हुंजा को, आज के गिलगित बल्तिस्तान को, 30 साल पहले के जो ना गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के साथ? वो खैर अलग बात है, ये तो दुनिया से मतलब हमारे इलाके पूरी दुनिया हुंजा बिलखसूस पूरी दुनिया से कटा हुआ था। तो एक मतलब वो लिंकेज किसी दूसरे मुल्कों के साथ इनका लिंकेज नहीं था, तो वो बड़े मसाइब और बड़े मुश्किलात में थे। और आज वो अगर देखा जाए तो मुआशी तौर पर हम तकरीबन गए हैं काफ़ी आगे। और उस साल की जिस वक्त हमारी पैदाइश या उसके बाद के 5-10 साल बाद या 15 साल के हम उस दौर को देखेंगे तो आज उसी उसी वक्त और आज के वक्त में है। लेकिन लेकिन मज़ीद हमें मतलब बहुत ही कोशिश करने की ज़रूरत है हमें। और फिर बहुत ही मुश्किलात आज भी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ मतलब उस वक़्त नहीं था, उस वक़्त तो सिर्फ कपड़े और खाने पीने के जो वो हम अपने ज़मीन से ही मतलब हासिल कर सकते थे। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन, उनके हेल्थ, उनके तमाम चीज़ ज़रूरियात जो है वो सारी चीज़ें मतलब वो करना पड़ता है। जब किसी के पास रोज़गार या अपना कारोबार या ये चीज़ नहीं हो तो फिर आज मेरे ख्याल में आज उसी वक्त और आज आज उससे ज़्यादा मसाइब में है, आज उससे ज़्यादा मुश्किलात में है। सही। तो चलिए कैची, मतलब ये मैंने काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन आपसे पूछा था, जस्ट जनरल मतलब एक पर्सपेक्टिव के लिए, स्पेसिफिक में मैं नहीं जाना चाह रहा था, तो आपने उसका जवाब दे दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अगर हम ये देखें इससे हट के कि एंड तक या कंक्लूजन पहुंचने से पहले, कि आपकी ज़िंदगी में अब तक वो मतलब कौन से ऐसे मतलब यानी कोई लम्हा हो जो आपको, जिसने आपको खुशी दिया हो, और वो कौन से मतलब ऐसे एस्पेक्ट से कि जहाँ आप खुद को कामयाब समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी
फजल साहब, बात तो ये कि एक ज़ाती आदमी जो है ना वो ज़ाती, हाँ। अपना खुशी या उससे जो उसके रोज़गार या मतलब दूसरे कारोबार या उससे वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने उस खुशी को पूरा एक मुआशरे के साथ, एक पूरा एक कौम के साथ, एक उनके साथ मैं अपना आप तमाम जोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो मतलब अगर फ़र्ज़ करे वो अरबपति और खरबपति भी हो तो वो कुछ भी नहीं है। अगर सारे सारे आदमी, सारे मतलब मुआशरे, सारे इलाके अगर बरसर रोज़गार हो या कारोबार करते हों या सबके पास पैसे हों, उस वक़्त में मुझे मतलब खुशी महसूस होता है। सही, दैट्स ग्रेट। और कामयाबी क्या आप देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? कोई टॉप 1 या 2? कामयाबी हम उस सूरत में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे वो भी चाइना के कमाल है। चाइना हुकूमत का मतलब वो है, तो उन्होंने जो ताशकुरगन और हुंजा को ट्विन सिस्टर सिटी किया है, सिटी करार दिया, तो उस सूरत में मैं आगे एक मंजिल को मतलब बड़े रोशन देख रहा हूँ। और उसमें भी तकरीबन खदशात भी मुझे महसूस होता है, और लेकिन कामयाबी की तरफ ज़्यादा मुझे मतलब वो मुझे उम्मीद है। वो ये है कि अगर उन्होंने ये रूट वाकई में ट्विन सिस्टर सिटी को मतलब बहाल किया और इनर चाइना से तमाम शहरों से अगर उनका आना यहाँ पे मतलब वो हो गया, तो हमारे बहुत सारे वो जो है मेरे ख्याल में 80% या 85% बंदे जो है ना उससे मुस्तफ़िद हो जाएंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे और उसमें हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और हमें काफ़ी मतलब हम काफ़ी खुशहाल हो जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू। और खदशात का आप ज़िक्र कर रहे थे कि कुछ खदशात पे आप मतलब फ़ेस कर रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं? खदशात ये है कि हमारे नौजवान नस्ल उसका मतलब वो बड़े पढ़े लिखे भी है, और मतलब ज़्यादातर जो मतलब उसका जो हम वो निकालते हैं कि भाई वो उनके रुझानात कुछ माशरे के उसमें जो है ना कुछ बिगड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर वो सही राह पे मतलब चलने की कोशिश करे और अपनी ही ज़मीन को अपकर अगर अपने पास वो रखे, तो उसको अगर वो नहीं बेचे, तो उस सूरत में मुझे ये लग रहा है कि फिर वो सारा सोना और सारा जेवरात और सारा कीमती पत्थर जो है ना वो इन्हीं के पास है। अगर वो अपने ये ज़मीन के टुकड़े को वो बेच डालेंगे, तो उनके पास फिर ना उनका हुंदा के कोई शनाख्त रहेगा, ना उनकी मतलब सकाफ़त रहेंगे, और ना वो माशी तौर पर आगे फिर हम बड़े कमज़ोर और कमज़ोर ही रहेंगे। सो ग्रेटफुल टू यू वंस अगेन मिस्टर मोहम्मद रमज़ान साहब। तो वो मुझे मतलब बहुत ही खुशी हो गई कि आज इनके साथ कुछ जो मतलब यानी बातें करने से, गुफ्तगू करने के हिसाब से कैसी दिल तो चाहता है कि बहुत तफसील से हम उनके हवाले से जानें। तो ही इज़ लाइव ट्रेजर इन हिमसेल्फ। अगर हम उनको मज़ीद खोज लगा दें बहुत कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है कि जिससे बहुत दूसरे लोगों को सबक मिल सकता है और उससे जो ना फ़ायदा हो सकता है आउट ऑफ हिज प्रेशियस एक्सपीरियंसेस और उनकी जो मतलब बातें हैं। और उस हिसाब से मुझे यकीन है कि जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग ज़रूर उनको ज़रा देखेंगे, बिलखुसूस हमज़ा और गिलगित बल्तिस्तान के लोग और बिलूम एज अ होल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी। इसीलिए हमने इंटेंशनली इस डिस्कशन को हमने उर्दू में रखा ताकि मतलब जो उर्दू स्पीकर्स है वो भी समझे इसको इस चैनल के तवसत से। और बहुत सारे वो एस्पेक्ट्स होंगे कि वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो फाइनली अगर कोई आप अपना कोई पैगाम देना चाहे और कोई ऐसी बात हो कि जो मैं आप चाहते थे कि मैं पूछ लूँ लेकिन मैंने नहीं पूछा मतलब अपने इस कम इल्मी के बायस, तो आप ज़रूर उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारे नौजवान नस्ल बखूबी तौर पर बड़े ज़हीन और बड़े होशियार है, और अगर वो आगे अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं तो वो सही और मुस्बित तरीके से अगर वो आगे जाना चाहेंगे तो वो अपने मुस्तकबिल को सही पाएंगे। अगर वो किसी नेगेटिव उसमें फंसे रहे या
नेगेटिव की तरफ वो निकल पड़े तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा कि क्योंकि उस वक़्त क्योंकि ये सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे। That's great. So kind of you once again. Thank you. रमज़ान साहब बहुत मेहरबानी। Thank you. आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सरूर शेमन बेग, मेरी छोटी बेटी, कि आपने इसमें हमारी मदद की, ये वीडियोग्राफी में हमारी मदद की, ये आपने ही वीडियोग्राफी बनाया। सो काइंड ऑफ यू सरूर।